स्टूडेंट्स, अब हम सेल कांस्टेंट पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। लास्ट वीडियो में हमने कंडक्टेंस पढ़ा था, उसी के आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सेल कांस्टेंट की डिमांड इसलिए हुई है क्योंकि जो हम कंडक्टेंस पढ़ रहे हैं उसके लिए हमने क्या कंडीशन रखी है कि कोई भी चालकता पदार्थ के 1 घन सेंटीमीटर विलियन की कंडक्टेंस होती है। यानी अगर हमें कंडक्टेंस निकालनी है तो हमें पदार्थ के 1 घन सेंटीमीटर यानी 1 क्यूब सॉल्यूशन हमें लेना है। और साथ ही साथ दूसरी कंडीशन हमने क्या रखी है कि हमें इलेक्ट्रोड जो है वो 1 सेंटीमीटर दूर और उनका क्षेत्रफल यानी एरिया भी कितना होना चाहिए, 1 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमने बहुत सारी लिमिटेशंस रखी हैं कि हमारा 1 सीसी विलियन होना चाहिए, इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी भी 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इलेक्ट्रोड्स का जो क्षेत्रफल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वो भी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इतना सब कुछ पॉसिबल नहीं होता, ऐसा नहीं हो पाता। और उस स्थिति में हम कंडक्टेंस को ठीक मेज़र करने के लिए किसी एक मल्टीपल फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। और जो मल्टीपल फैक्टर जिससे हम कंडक्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं उसे हम कहते हैं सेल स्थिरांक। यानी यदि इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L ली है, 1 नहीं ली है, L सेंटीमीटर है और उनके अनुप्रस्थ यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्षेत्रफल A है और विलियन का रेजिस्टेंस R है। हम सब जानते हैं कि जैसे ही इन्वर्स ऑफ रेजिस्टेंस लेंगे तो क्या आ जाएगा, कंडक्टेंस। तो R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, ये हमने लास्ट वीडियो से पढ़ा हुआ है। अगर 1 अपॉन R लें, क्योंकि 1 अपॉन R क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस, तो 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो A अपॉन L, उल्टा हो गया, L अपॉन A की जगह A अपॉन L। तो 1 अपॉन रो इज इक्वल्स टू क्या होता है, कापा। तो हमने वैल्यू पुट कर दी, कापा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R और फिर दोबारा इस साइड ले गए, लेफ्ट साइड ले गए, तो ये आ गया L अपॉन A। या कापा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R इंटू x हमने किसको लिया है, L अपॉन A को, यानी लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो रेशो है उसको हमने x लिखा और x इंटू कंडक्टेंस। तो दैट इज x किसके बराबर हो गया, सेल स्थिरांक के बराबर। तो सेल स्थिरांक वह गुणांक है, वह मल्टीपल है जिससे हम विलियन की जो ऑब्जर्व कंडक्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमें एक्चुअल कंडक्टेंस मिल जाती है। अब सेल कांस्टेंट मल्टीपल फैक्टर है तो इस मल्टीपल फैक्टर को हमें निकालना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट, चूँकि इलेक्ट्रोड्स का क्षेत्रफल और उनके बीच की दूरी यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया A और L दोनों निकालना मुश्किल है, इसलिए हम सेल कांस्टेंट का मान इनडायरेक्ट मेथड से निकालते हैं। डायरेक्टली तो हम नहीं निकाल सकते x इज इक्वल्स टू L अपॉन A को, तो हम कैसे निकालते हैं इनडायरेक्ट मेथड से। तो उसके लिए पहले हमें देखना है कि हम कुछ डिफरेंट कंसंट्रेशंस और टेम्परेचर्स पर पोटेशियम क्लोराइड, जो कि एक विद्युत अपघटय है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी कंडक्टेंस के मान हमें टेबल में दिए गए हैं। तो ये हमने देखे स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं पोटेशियम क्लोराइड की कंडक्टेंस की। तो अलग अलग सॉल्यूशंस हैं, अलग अलग नॉर्मलता के विलियन हैं। 0.01 है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 18 डिग्री सेंटीग्रेड और 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स पर और 3 डिफरेंट कंसंट्रेशंस हैं। कौन कौन सी हैं, 0.01 N, 0.1 N और 1.0 N। तो इन 3 डिफरेंट कंसंट्रेशंस पर, 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स पर हम देख रहे हैं कि हमें पोटेशियम क्लोराइड की स्टैंडर्ड वैल्यूज़ दी गई हैं और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं कंडक्टेंस का मान बढ़ रहा है और उसी तरह से जैसे जैसे हम सॉल्यूशन को कंसंट्रेट कर रहे हैं ऐसे वैसे भी चालकता का मान बढ़ रहा है। तो सेल स्थिरांक के निकालने के लिए हम पोटेशियम क्लोराइड के ऐसा विलियन
जिसका हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस पता होती है को हम सेल के अंदर कंडक्टेंस सेल को डालते हैं। कंडक्टेंस सेल हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में देखा था, और व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर जो कंडक्टेंस सेल है उसके अंदर हम पोटेशियम क्लोराइड का वो विलयन लेते हैं जिसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमें पता होती है। उससे हम चालकता यानी ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस निकाल लेते हैं, और फिर सेल स्थिरांक में क्या है, विलयन की चालकता यानी विशिष्ट चालकता डिवाइडेड बाय प्रेक्षित चालकता यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व कंडक्टेंस, और इससे हमारा सेल स्थिरांक या सेल कांस्टेंट निकल जाता है। सेल स्थिरांक का मान जब एक बार निकल जाता है तो फिर हम किसी भी विलयन की चालकता का गुण निकाल सकते हैं, और फिर उसका मल्टीपल करके हम सेल स्थिरांक से मल्टीपल करके स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैलकुलेट की जा सकती है। इलेक्ट्रोलाइट्स या विद्युत अपघटनों में सही चालकता निर्धारण करने के लिए हम सिंपल पानी नहीं लेते हैं, हमें कंडक्टिविटी वाटर या चालकता जल लेना पड़ता है। तो हम सिंपल पानी क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि जो सिंपल वाटर है उसमें और भी कई सारे आयंस होते हैं, और हम जानते हैं कि आयंस जो है वो चालकता में पार्टिसिपेट कर जाएंगे, तो उन आयंस की वजह से भी हमें चालकता ज़्यादा मिल सकती है। तो हम कंडक्टिविटी वाटर तैयार करते हैं, और वो कैसे तैयार किया जाता है कि जो डिस्टिल वाटर है, डिस्टिल वाटर में हम थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं और फिर उसका दोबारा डिस्टिलेशन करते हैं। डिस्टिलेशन असेंबली होती है, हम उस पानी को लगातार उबालते हैं और वो भाप बनकर दोबारा दूसरे कंटेनर में ठंडा होता जाता है, और वो जल हमारा चालकता मापी जल है, कंडक्टेंस वाटर है। ये आपसे कभी कभी आधे नंबर के प्रश्न में पूछा जा सकता है कि चालकता जल क्या है। अगर हमें एग्जाम्पल से समझना हो कि हम सेल कांस्टेंट अगर हमें पता है तो हम उसको कैसे निकालें, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालनी पूछी है। तो देखें, तो अगर किसी सॉल्ट में 0.5 N विलयन का रेजिस्टेंस आपको दे दिया है, दो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स में उनके बीच की दूरी भी दे दी है 1.72 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दे दिया है 4.5 वर्ग सेंटीमीटर, और रेजिस्टेंस दे दिया है 25 ओम। तो अब हमें निकालनी है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एक्स क्या है, सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट हमें दे दिया है L/A, उससे हमने x निकाल दिया, और कंडक्टेंस किसके बराबर है 1/r इंटू एक्स। तो हमने इससे हमारा क्या निकल गई, कंडक्टेंस, और प्रेक्षित कंडक्टेंस इंटू से, और फिर हम जानते हैं कि हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसके बराबर है, कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारा 0.5 N है, यानी 1000/0.5, और इस तरह से हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आई 30.58 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स। अब हम देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस यानी चालकता पर तनुता का प्रभाव। तो किसी भी विलयन में अगर हम स्पेसिफिक यानी विशिष्ट और तुल्यांकीय चालकताएं देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ आयनों की संख्या पर निर्भर करती हैं, यानी दूसरे अर्थों में वो विलयन की सांद्रता पर निर्भर करती हैं। किसी विलयन की चालकता उसमें उपस्थित आयनों की संख्या के समानुपाती है। जितने ज़्यादा आयन्स होंगे उतनी ही ज़्यादा विलयन की चालकता होगी। अब जब हम विलयन को तनु करते हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, डाइल्यूट करने पर क्या होगा, तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट है, जो भी लवण है, उसकी डिसोसिएशन अपने आयन में टूटने की दर बढ़ जाती है, और विलयन में आयनों की संख्या बढ़ जाती है। और साथ ही साथ जब आयन्स में टूट रहे हैं तो उनके बीच में जो इंटर आयनिक बल हैं वो भी टूट जाते हैं। सॉल्यूशन पतला हो गया है तो विस्कोसिटी भी कम हो जाती है, और विलयन को तनु करने पर इसकी चालकता घटती है। जबकि आयन्स बढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, फिर चालकता क्यों घट रही है? क्यों इसलिए घट रही है क्योंकि चालकता का मान 1 घन सेंटीमीटर विलयन में उपस्थित आयनों पर निर्भर करता है। जब हम विलयन को तनु कर देते हैं तो 1 घन सेंटीमीटर विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या
कम हो जाती है और उस स्थिति में चालकता का मान घटता है। आगे टेबल दे रखी है जिसमें हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखते हैं पोटेशियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन कम होने पर उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दोनों की टेबल दे रखी है, विशिष्ट चालकता और तुल्यांक की चालकता जब हम डाइल्यूट करते हैं। जैसे हमने 1.0 ग्राम तुल्यांक पर लीटर है 1.0, हमने इसको डाइल्यूट किया यानी हमने 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत रखने वाले मिलियन कितना है 1000, तो विशिष्ट चालकता हुई 0.11 और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हुई 111.90। ठीक, अब 0.1 यानी 10 टाइम्स और डाइल्यूट कर दिया तो फिर हो गई 0.01, जब 100 टाइम्स करते हैं तो 0.001, फिर 1000 टाइम्स तो 0.0001 और 1000 टाइम्स तो 0.000, इस तरह से। तो हम देख रहे हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मान लगातार कम हो रहा है लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मान लगातार बढ़ रहा है। विलयन को तनु करने पर उसकी तुल्यांकी चालकता का मान बढ़ रहा है और चूंकि इसको तनु करने पर हो क्या रहा है कि जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट या हम मोलर कंडक्टेंस की बात करें तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट या 1 ग्राम अणु जो विद्युत रखने वाले हैं उन विलयन का आयतन बढ़ रहा है, V बढ़ रहा है। और हम जानते हैं कि किसके बराबर है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू V। तो जब V को हम 10 टाइम्स 100 टाइम्स 1000 टाइम्स बढ़ा रहे हैं तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस दोनों का मान डाइल्यूशन करने के साथ साथ बढ़ता है। कब तक बढ़ेगा? जब तक इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं आ जाती, उच्चतम मान नहीं आ जाता। इसके आगे और डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन और ज़्यादा करने के बाद तनुकरण पे यानी तुल्यांकी और आणविक चालकताओं के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। एक बार बढ़ती हैं और मैक्सिमम आने के बाद वो कांस्टेंट हो जाती हैं। तो चालकताओं का वो मैक्सिमम मान, कंडक्टेंस की वो मैक्सिमम वैल्यू जिस भी डाइल्यूशन पर आती है उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और उसको हम लिखते हैं लैम्डा 0 या लैम्डा m0। m0 और लैम्डा 0 क्या बता रहा है? मैक्सिमम कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इस अवस्था में जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया, इसका मतलब यहाँ पर आयनाइजेशन कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट आयंस हो चुके हैं विलयन में। अब आयन में वृद्धि मैक्सिमम हो चुकी है, अब और आयंस नहीं बनेंगे, इसलिए वो भी बढ़ाने के बाद भी तुल्यांकी और आणविक चालकताओं के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। माइग्रेशन ऑफ आयंस एंड कोलराउश लॉ यानी आयनों का अभिगमन। आयनों के अभिगमन का ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम देखते हैं तो दुर्बल विद्युत अपघटय यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जब हम काम में लेते हैं, और उस स्थिति में जब हमें अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता निकालनी होती है तो हम ग्राफ में एक्सपोनेंशियल के द्वारा यानी पीछे की तरफ लाइन ड्रॉ करके कैलकुलेट नहीं कर सकते, और इसके लिए एक नया नियम दिया गया जिसे हम कहते हैं कोलराउश लॉ। कोलराउश लॉ को समझने के लिए हम कुछ कॉमन आयंस इफेक्ट्स देखते हैं। तो हमने कुछ में पॉजिटिव आयंस कॉमन लिए और कुछ नेगेटिव आयंस लिए, और एक निश्चित टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमने लिया है। उस पर हम पहले देखते हैं, टेबल में हमने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर दे रखी है। तो अगर हम कॉमन आयन इफेक्ट नेगेटिव आयन का लें, जैसे क्लोराइड आयन कॉमन है पोटेशियम और लिथियम के साथ, दोनों की अलग अलग इनफाइनाइट पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है और डिफरेंस जो है वो 34.83 है। अगर हम आयन बदलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट लिथियम नाइट्रेट लेते हैं, तो उस स्थिति में भी डिफरेंस 34.83 है। अगर हाइड्रोक्साइड आयन लेते हैं पोटेशियम और लिथियम के साथ, तो भी डिफरेंस 34.80 है। तो इसका मतलब अगर हम कॉमन नेगेटिव आयन लेकर पोटेशियम और लिथियम ले रहे हैं तो इनकी
इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर हम इसके ठीक उल्टा करते हैं, सपोज करते हैं कि हमने पॉजिटिव आयन कॉमन लिया, नेगेटिव आयंस को बदल रहे हैं। जैसे लिथियम कॉमन आयन लेकर हमने क्लोराइड और नाइट्रेट लिया तो 4.93 डिफरेंस आ रहा है। अगर पोटेशियम ले लें लिथियम की जगह तो 4.96 आ रहा है, और अगर हाइड्रोजन ले लें तो 4.86 आ रहा है। इसका मतलब नियरली सेम आ रहा है। तो इस ऊपर की टेबल से जो लास्ट वीडियो में दिख रही है स्लाइड में, उससे हम ये निकालते हैं निष्कर्ष कि ताप पर किसी एक सर्टेन टेम्परेचर पर जो कॉमन आयन रखने वाले इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनकी जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, उसका अंतर निश्चित होता है, कांस्टेंट होता है, जैसा कि हमने टेबल में देखा। अब लैम्डा इनफाइनाइट के अंदर में जो अंतर है, उसमें ये कांस्टेंट वैल्यू तभी हो सकती है जब इलेक्ट्रोलाइट के प्रत्येक आयन विलयन की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के अंदर अपना पार्टिसिपेशन दे, क्योंकि यह योगदान अन्य आयन जिसके साथ वह बंधित है उस पर निर्भर नहीं कर रहा। क्योंकि पहले हमने लिथियम पोटेशियम लेके क्लोराइड लिया, या हमने दोनों में लिथियम लेके क्लोराइड और नाइट्रेट लिया, तो कॉमन आयन का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, किसके साथ जोड़ रहा है उसका भी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब हर आयन अपना पार्टिसिपेशन दे रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में। तो कोलराउश ने ये बताया कि जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देते हैं बहुत ज़्यादा, तो उस स्थिति में विद्युत अपघटय का कंप्लीट आयनाइजेशन पूर्ण आयन हो जाता है। उसके बीच में कोई इंटर आयनिक अट्रैक्शन नहीं रहता, और साथ ही साथ आयनों के बीच कोई क्रिया भी नहीं होती, और उस स्थिति में विद्युत अपघटय में जितने भी आयन्स उपस्थित हैं वो सब के सब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में अपना योगदान देते हैं, और वो सिर्फ खुद की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, किस आयन से जुड़े हैं उस पर उनका कोई निर्भर नहीं करते। तो कोलराउश ने ये नियम प्रतिपादित किया कि आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम कहते हैं, जिसमें आयन स्वतंत्र रूप से गति करते हुए अपने आयनिक प्रवृत्ति से ही तुल्यांकी चालकता में योगदान देते हैं। तो अगर परिभाषा देखें तो इसके अनुसार, कोलराउश के अनुसार, किसी भी विद्युत अपघटय की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता उसके अवयवी आयनों की, यानी वो जिन आयनों से मिलकर बना है उन आयनों की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता किसके बराबर होगी? आयंस के आयनिक चालकताओं के योग के बराबर, यानी लैम्डा इनफाइनाइट बराबर लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ C प्लस लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ A, यानी कैटायन प्लस एनायन। तो लैम्डा इनफाइनाइट प्लस और लैम्डा इनफाइनाइट माइनस। तो जैसे एग्जांपल लें तो लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ NaCl किसके बराबर हो गया? लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ Na प्लस लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ Cl माइनस। तो अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको इस वीडियो में और इसके अगले वीडियो में सारे आयंस की आयनिक चालकताएं दिखाई जा रही हैं। आपको इसको याद करने की कतई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि जब भी आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो आपको आयंस की आयनिक चालकताएं दी जाएंगी। सिर्फ आप ये देखिए कि इस टेबल में जो दिखाई दे रहा है, जैसे हाफ ऑफ मैग्नीशियम 2, क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है। सपोज करते हैं वो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है तो MgCl2, तो Mg का आधा Cl का 1, या Mg का 1 और Cl के 2। तो इस तरह से ये कैलकुलेट होगा। इसी तरह से हम इधर देखें तो सल्फेट भी है, तो सल्फेट भी आधा, और उधर जो है अगर हम कहेंगे तो H2SO4 में H2 सल्फेट 1। तो इस तरह से हमें आवेश के अनुसार नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होंगे। अब NaCl के लिए लेते हैं तो NaCl क्या है कि उसका एक तुल्यांक 1 ही मोल के बराबर है, जबकि कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं तो उसका एक तुल्यांक
कैल्शियम आयन के तो 1 मोल पर क्लोराइड आयन के 2 मोल के बराबर है। तो यहाँ अंतर हो गया। तो इसमें आवेश क्या हो जाएगा, कैल्शियम के साथ +2 और उसके साथ -1। ऐसे ही Na2SO4 लेंगे तो उसमें +2 और -2। तो अब हम देखें, अगर Na2SO4 हमने लिया है तो Na2SO4 हमें हाफ लेना होगा, जिसमें 1 सोडियम होगा और आधा सल्फेट होगा। तो हमें थोड़ा सा चेंज लेना पड़ेगा कि अगर हम अनंत तनुता पर मोलर चालकता ले रहे हैं तो उस स्थिति में हमारे कोलराउश समीकरण में थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है कि लैम्डा इनफाइनाइट m = हमने लिया है न्यू प्लस लैम्डा इनफाइनाइट प्लस न्यू माइनस लैम्डा इनफाइनाइट माइनस न्यू प्लस लैम्डा इनफाइनाइट। न्यू प्लस न्यू माइनस क्या है, आयंस के धन आयन और ऋण आयन की संख्या है। जैसे अब हम ले रहे हैं लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ m Na2SO4, यानी मोलर चालकता निकाल रहे हैं सोडियम सल्फेट की। तो अब Na2 तो 2 Na हो गए प्लस SO4 कितना है 1। तो मोलर ऋण आयनों की संख्या, कितने धन आयन और कितने ऋण आयन उस अभिक्रिया में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो हमारा न्यू प्लस और न्यू माइनस होगा। तो इस तरह से कोलराउश लॉ हमारे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर तुल्यांकीय चालकता निकालने में मदद करता है। और यहाँ पर हम मोलर चालकता, आयनिक चालकताओं के साथ डिस्कस कर रहे हैं।